The Storyteller presents. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। रणविजय उन सबसे कुछ दूरी पर आकर खड़ा हो गया, मगर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनके बीच से रूहानिका को कैसे ले आए। अभी वो यही सब सोच रहा था कि उसकी नज़र माधवी जी पर पड़ी, जो उसी को देख रही थी। रणविजय ने इशारा कर उन्हें अपने पास बुलाया और खुद थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। माधवी जी ने उसे कुछ देर इंतज़ार करने का इशारा किया और सबसे बातें करते हुए एक्सक्यूज़ बोलकर वहाँ से उठने लगी। रूहानिका ने जब उन्हें ऐसे जाते देखा तो एकदम से उनका हाथ पकड़ लिया। वो ऑलरेडी यहाँ काफ़ी असहज महसूस कर रही थी और अब माधवी जी भी उसे इन सब के बीच अकेला छोड़कर जा रही थी, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। माधवी जी ने पलटकर उसे देखा और रूहानिका ने बेबस नज़रों से उनकी तरफ देखा। आंखों ही आंखों में उन्होंने उसे कुछ कहा, जिसे समझकर वो उन्हें रिक्वेस्ट करने लगी। माधवी जी समझ रही थी, मगर वो क्या कर सकती थी। वो अभी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। आखिर यहाँ मौजूद हर शख्स सिर्फ उससे मिलने आया था। माधवी जी उसके पास आई और आहिस्ता से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं बस 5 मिनट में आई, तब तक तुम इन सबसे घुलने मिलने की कोशिश करो। रूहानिका ने उनके हाथ को अपने सिर पर से हटाया और उसे अपने हाथों में थामते हुए बोली, पर मैं अकेले नहीं। माधवी जी ने आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली का इशारा किया और अपने हाथों को उसके हाथों से छुड़वाकर रणविजय की तरफ चली गई। रूहानिका अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसने उन्हें तब तक देखा जब तक वो उन्हें देख सकती थी, फिर एक गहरी सांस लेकर इधर उधर देखने लगी। रणविजय की नज़रें उन दोनों पर थीं। उसे रूहानिका का यूं उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो क्या करता। अगर उसके हाथ में कुछ था तो वो शायद उसे यहाँ लाता ही नहीं। माधवी जी उसके पास आई और ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रणविजय ने अपनी नज़रें रूहानिका से हटाईं और शांत भाव से बोला, मॉम, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? आप जानते हैं ना कि मैं इस शादी को पब्लिक नहीं करना चाहता, फिर भी आपने इतने सारे लोगों को बुला लिया। चलो, बुला भी लिया तो जल्दी से इन्हें ख़त्म कीजिए ना। क्या आपको पता नहीं है कि मुझे यहाँ आना पसंद नहीं है? सिर्फ आपकी कसम और दादाजी की तबीयत की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। माधवी जी बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। रणविजय, मेरा दम घुट रहा है मॉम। यहाँ अगर कुछ देर और रुका तो शायद मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा और हमारे परिवार के खिलाफ हो जाएगा। इतना कहकर वो गहरी सांस लेकर उन्हें देखने लगा। कुछ देर उसे देखती रही, फिर बिना किसी भाव के बोली, तुम बस 5 मिनट रुको, मैं कुछ करती हूँ। रणविजय ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। माधवी जी वहाँ से एक कमरे की तरफ चली गई। रणविजय ने जब उन्हें उस कमरे में जाते देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आया। रूहानिका की जान हलक में अटकी थी। वो खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चाह कर भी कामयाब नहीं हो पा रही थी। रणविजय की नज़रें उस पर पड़ी तो उसे उसका यूं परेशान होना अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका सब्र जवाब दे दिया। उसने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाईं। उसे नितिन एक कोने में खड़ा फ़ोन पर किसी से बात करता नजर आया। उसने उसे इशारे से रूहानिका की ओर जाने को कहा। रणविजय खुद इन सब में बीच में जाकर रूहानिका को वहाँ से नहीं हटा सकता था, इसीलिए उसने नितिन को वहाँ भेज दिया ताकि उसके रहते वो थोड़ी सहज महसूस कर सके। नितिन को अपनी ओर आता देख रूहानिका के चेहरे पर परेशानी कुछ कम हुई थी। नितिन ठीक उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसने वर्कर्स को बोलकर रूहानिका के लिए जूस मंगवा दिया था। रूहानिका ने जूस लिया और आंखों ही आंखों में नितिन से रणविजय के बारे में पूछा। नितिन ने कॉर्नर की तरफ इशारा किया। रूहानिका ने उसकी नज़रों का पीछा किया और जब उसकी नज़र रणविजय पर गई, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे यूं मुस्कुराता देख रणविजय के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई और दोनों बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखने लगे। इस वक्त उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। रणविजय का यहाँ आने पर जितना परेशान था, रूहानिका का मुस्कुराता चेहरा देख वो अपनी परेशानी भूल चुका था। इसकी वजह वो नहीं जानता था, मगर उसे यूं मुस्कुराता देखना उसके दिल को बहुत अच्छा महसूस करवा रहा था। कुछ ऐसा ही हाल रूहानिका भी का था। वो अब तक जितनी नर्वस थी या घबराई थी, उसे देखकर सब कहीं ख़त्म हो चुका था। ना जाने ये सिलसिला अभी और कितनी देर चलता। जब एक मेड आई और रणविजय को आवाज़ दी। रणविजय ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो वो दादाजी की पर्सनल स्टाफ की मेड थी। उसे देख वो समझ गया कि शायद अब उसे अपने दादाजी से मिलने जाना होगा और उसकी सोच सही निकली। वो मेड उसे यही इन्फॉर्मेशन देने आई थी। रणविजय ने सिर हिलाया और वो वहाँ से चली गई। फिर उसने नितिन को मैसेज कर रूहानिका को कमरे में लाने को कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया।
उसका मैसेज मिलते ही नितिन ने रूहानिका को इन्फॉर्म किया और उसे लेकर कमरे की ओर चला गया। रणविजय तब तक दरवाजे पर आ चुका था और उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही मिनट में दोनों उसके साथ उस दरवाजे के बाहर मौजूद थे। रास्ते में नितिन ने रूहानिका को बता दिया था कि अब वो लोग रावत साहब यानी कि रणविजय के दादाजी से मिलेंगे, जिसे सुन रूहानिका की तो हालत ख़राब हो गई थी। वो ऑलरेडी उसने इतना कुछ देख लिया था कि वो खुद को संभाल नहीं पाई थी कि एक बम उसके सिर पर आकर फट गया। रणविजय ने नितिन को बाहर इंतज़ार करने को कहा और खुद रूहानिका का हाथ थामकर कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, रूहानिका की नज़र सबसे पहले बेड पर लेटे एक बुज़ुर्ग शख्स पर पड़ी जो चारों ओर से मशीनों से और डॉक्टर की टीम से घिरा हुआ था। उसने ठीक कुछ दूरी पर माधवी जी खड़ी थी, जिनका चेहरा अभी भी भावहीन था। रूहानिका उन्हें देखते ही समझ गई कि यही रणविजय के दादाजी हैं। उन्हें इस बात को कंफर्म करने के लिए उसने रणविजय को देखा तो उसने आंखों से ही सहमति का इशारा किया। रणविजय ने एक उड़ती निगाह अपनी मॉम पर डाली, फिर रूहानिका के साथ दादाजी की ओर बढ़ गया। उसे देखते ही डॉक्टर कमरे से बाहर आ गए और अब वहाँ सिर्फ वो 4 जन मौजूद थे, दादाजी, माधवी जी और वो दोनों। दादाजी की आंखें बंद थीं और रणविजय रूहानिका को इशारा कर रहा था। फिर दोनों एक साथ उनके पैरों पर झुक गए। किसी की छुअन महसूस कर उन्होंने आंखें बंद खोली और अपने सामने रणविजय को देख उनकी आंखों में नमी उतर गई। उन्होंने उठने का प्रयास किया पर उठ ना सके। रणविजय ने तेजी से उनकी तरफ आते हुए उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर बिठा दिया। दादाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। रणविजय उनसे दूर हुआ और रूहानिका की तरफ इशारा कर बोला, आप इनसे मिलना चाहते थे ना, तो आज मैं इन्हें यहाँ ले आया, पर मैं पहले ही बोल रहा हूँ हम दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं रुकेगा। दादाजी ने कुछ नहीं कहा और रूहानिका को अपने पास बुलाया। रूहानिका घबराई से उनके पास आई और उन्होंने उसे अपने बगल में बिठा लिया और कहा, उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए प्यार से कहा, कैसी हो मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ दादाजी, मगर आपने अपना क्या हाल बना लिया है। आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। देखिए तो कैसे मशीनों से घिरे हुए हैं। मुझे आपको ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आंखें गीली हो गईं। उसे वाकई उन्हें ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो सिर्फ कहने को नहीं कह रही थी, वो ऐसी ही थी। उसे किसी की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती थी। दादाजी ने प्यार से कहा, उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे मेरा बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। सिर्फ कुछ दिन की बात है। देखना, जब तुम अगली बार मुझसे मिलने आओगी ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल सही सलामत मिलूंगा और ये सारी मशीनें यहाँ से गायब हो जाएंगी। मगर तुम मत रो, ऐसी रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रूहानिका मुस्कुराई तो दादाजी ने फिर कहा, हाँ देखो तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कान कितनी अच्छी लगती है। रणविजय के चेहरे पर हल्की सी स्माइल फिर आई थी। ऐसे ही काफ़ी देर तक वो दादाजी से बातें करती रही और माधवी जी और रणविजय कोने में खड़े उन दोनों की बातें सुनते रहे। माधवी जी उन दोनों को ऐसे बात करता देख बहुत खुश थे, मगर वो ये जानती थी कि वो ज़्यादा देर तक उन दोनों को यहाँ नहीं रोक सकती थी। इसकी भी एक वजह थी जिससे वो वाकिफ़ थी। उन्होंने लंबी सांस ली और दादाजी के पास आकर बोली, पापा अब आपको आराम करना चाहिए, आपकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। फिर आपने रूहानिका से प्रॉमिस किया है कि अब अगली बार जब वो आएगी तो आप उसे सही ढंग से मिलेंगे। इसके लिए आपको आराम करना पड़ेगा। फिर उन दोनों को भी अपने घर वापस जाना है। रणविजय ने जब उनका कहा सुना तो उसने एक चैन की सांस ली। वो वाकई उसका यहाँ रुकना बहुत मुश्किल था। वो सिर्फ अपने दादाजी और मॉम की वजह से यहाँ आया था, वरना वो किसी कीमत पर यहाँ नहीं आता। रूहानिका को भी जाने के नाम से खुशी महसूस हो रही थी। उसे यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। दादाजी ने उसकी बात में सहमति जताई और दोनों उनके पैर छुए और आशीर्वाद लेकर माधवी जी के साथ कमरे से बाहर आए। माधवी जी ने एक नज़र उस पूरे हॉल पर डाली, फिर उन दोनों को बाहर आने का इशारा करते हुए खुद सबसे पहले आगे चली गई। रणविजय ने नितिन को कुछ इशारा किया और रूहानिका को लेकर बाहर आ गया। उन सभी ने उन्हें जाते देखा, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें रोक सके। आखिर वो दोनों कोई ऐरे गहरे लोग तो थे नहीं। रणविजय इस पूरी फैमिली का हेड था, क्योंकि इस वक्त सारी पावर उसी के हाथ में थी। एक तरह से वो इस फैमिली को लीड कर रहा था। कोई उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था। उसके पास जाना तो काफ़ी दूर की बात थी। वो हर वक्त बॉडीगार्ड से घिरा रहता था। उसकी परमिशन के बिना कोई उसके इर्द गिर्द भी नहीं आ सकता था, तो उससे बात करने की किसकी हिम्मत होती। वो दोनों बाहर आए तो माधवी जी ने कुछ सर्वेंट्स के साथ गिफ्ट लेकर खड़ी नजर आई। उनके चेहरे पर इस वक्त उदासी थी, मगर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा था। वो उन दोनों के पास आए, उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। माधवी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा, गिफ्ट को गाड़ी में रखने का इशारा किया। रणविजय ने गहरी सांस ली और उनकी हथेलियों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, आप जानती हैं ना फिर क्यों ऐसे उदास हो रही हैं? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि
वक्त वक्त पर आपसे मिलने आता रहूँगा और अगर नहीं आ पाया तो आप मुझसे मिलने आ जाना। मैंने कभी आपको मना नहीं किया। उस घर के दरवाजे हमेशा से आप सबके लिए खुले हैं। वो तो आप हैं जिन्हें पता नहीं यहाँ क्या सुकून मिलता है जो मेरे साथ नहीं आती। प्लीज़ खुद को और मुझे तकलीफ़ मत दीजिए। तो राहुल इससे आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही माधवी जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है इस घर में जो कुछ भी होता है वो मेरी आंखों से छुप सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके निकलने से पहले ही सर्वेंट ने आकर मुझे तुम्हारे आने की खबर दी थी और मैं उसे रोकने के लिए ही आ रही थी, मगर वक्त रहते पहुंच नहीं पाई, जिस वजह से ये सब हो गया। मेरा विश्वास करो, मैं उसके आते ही उसकी अच्छी खबर लूँगी। आखिर रूहानिका की ओर इशारा कर, उसने इस घर की बड़ी बहू की बेइज्जती की है तो उसे सज़ा तो मिल कर रहेगी। वैसे भी जब तक मैं इस घर में हूँ किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई मेरी बहू की बेइज्जती करे, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। रणविजय को पहले से ही इस बात का अंदाज़ा था। उसे पता था कि शायद अब तक उसकी माँ को ये खबर पहुंच चुकी होगी, पर वो कंफर्म नहीं था। मगर जब उन्होंने कह दिया था तो उसे कुछ राहत हुई। भले ही वो कुछ नहीं कर सकता था, मगर उसकी मॉम कोई भी पनिशमेंट राहुल को दे सकती थी। रणविजय उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो उसे उसकी गलती की अच्छी खासी सज़ा देगा, मगर अपने स्टाइल में। अभी फ़िलहाल वो परिवार के बीच कोई तमाशा नहीं कर सकता था, क्योंकि राहुल ने जिसकी बेइज्जती की थी वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। उसकी बीवी थी, रावत खानदान की बहू थी, फैमिली हेड की वाइफ थी। उसने कुछ नहीं कहा और सहमति में सिर हिलाकर रह गया। रूहानिका को उनकी बातें कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। रणविजय ने एक नज़र अपनी माँ पर डाली, रूहानिका को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। उसका इशारा समझकर वो गाड़ी की तरफ चली गई और अब तक नितिन भी आ चुका था। वो भी रूहानिका के पीछे ही चला गया। उनके जाने के बाद रणविजय ने अपनी माँ से कहा, मॉम मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आप राहुल को समझा दीजिए, वो मुझसे और मेरे मैटर से दूर रहे। यही उसके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि जिस दिन मैंने अपना सब्र गंवा दिया ना, उस दिन बहुत बुरा हो जाएगा। फिर ना तो आप मुझे रोक पाएंगी ना आपकी कसम। तो प्लीज़ मेरे कहे शब्दों पर गौर कीजिए, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसे वैसे नहीं कहता। आप ये बात अच्छे से जानती है। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं कर जाऊँगा तो मतलब कर जाऊँगा। इतना बोलकर उसने उनके जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया और गाड़ी की तरफ चला गया। माधवी जी ने बेबस नज़रों से उसे जाते हुए देखा। एक यही प्रॉब्लम थी जो वो सब कुछ जानते हुए भी इस मैटर में कुछ नहीं कर पाती थी, और वो उन्हें ना रोक पा रही थी। उन्हें यकीन था एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में ना जाने वो अब तक कितने दिन बिता चुकी थी। रणविजय अपनी कार में आया और नितिन को जाने का इशारा किया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, इसीलिए नितिन ने कुछ नहीं कहा। रूहानिका को भी ऐसा महसूस हुआ और फिर वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की, सर सीट से टिकाकर बैठ गई। रणविजय ने एक नज़र उसे देखा, लंबी सांस ली, फिर एक निगाह अपनी माँ पर डालकर खुद को शांत किया और गाड़ी आगे बढ़ गई। आगे की कहानी अगले भाग